ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਰ ਛਪ ਗਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ? नहीं देखो, नींद इस तरह की कोई मैनू कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं सी ज़्यादा कि पता नहीं की होगा। मैंने तो मैं तुहानूं पहले ही दस दिना कि CM साहब ने जिस तरह कहा ये कर देंगे अनाउंस, मैं कहा जी थोड़ा जिहा जनता नूं विच इनवॉल्व कर लीए, है ना। पर मैंने पक्का पता सी कि लोग जो मैं जाना मैनूं प्यार करते हैं, शायद मेरे हक च होया हो। इहदे नाल की होया, हौसला मेरा डबल होया, तो फिर जिम्मेदारी भी डबल हुई। अच्छा, एक तुहाडे भाषण दे उपर भी मैं कमेंट चाहुंदा, बड़ा नपिया तुलिया सी नैल्सन मंडेला, साबका राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, सुरजीत पात्र जी का जिक्र उस दे विच जिक्र प्रोफैसर मोहन सिंह का, एक खुद लिखिया या पहला प्रिपेयर किया या किवें सी भाषण? मैं कदे भी जिहड़ा लिख के या स्क्रिप्टेड नहीं बोलता। हाँ, मैं पढ़दा बहुत रहना बड़े बंदियां नूं, जे सिचुएशन मुताबक मैं तंज नहीं सी उस दे विच ना, जिहड़े तुसीं कटाक्ष करदे आ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਸੈਂਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ कहता सीगा सिद्धू साहब ने पुलिस वाले लिए कुछ शब्दावली, मैं भी कहा, मैं कहा यार चाचे भतीजे पुत भतीजे अपनी ने अपनी राखी करते अपने घर मूहरे तंबू ला के, उन्होंने यह जी गल नहीं। सो असी एक सभ्यक समाज दे विच रहने आ, ते मेरी भाषा दे विच कदे इस तरह की बू नहीं आऊगी कि जिहड़ी किसी समाज नूं जां किसी व्यक्ति नूं हर्ट करदी होवे, ठेस पहुंचाउंदी होवे। एक सवाल किसी ऑडियंस दे विचों सवाल। अरविंद जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोहाली में बतौर वकील काम करता हूँ। हमारे पास छोटे लड़कों के ऊपर कोई 10 ग्राम हीरोइन के किसी चीज़ के केस डाल दिए जाते हैं कि क्योंकि उनको नशा लेने का आदी बना दिया गया है। पिछली इलेक्शन में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कसम खाई थी कि हम नशा पंजाब से ख़त्म कर देंगे। आपके पास ऐसा क्या रोड मैप है कि पंजाब में नशा ख़त्म हो जाए और जो लड़के बच्चे नए आदी बना दिए गए हैं नशा लेने के, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, और जो बड़े लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और पंजाब नशा मुक्त बन जाए? बहुत वधिया वकील साहब सवाल है, बैठ जाओ। मैं अपनी स्पीचेस दे विच भी कहता रहा, ये कहते रहे असीं इन्ने हज़ार जिहड़े नशे के तस्कर जिहड़े ने वो फड़ के जेल੍ਹਾਂ 'ਚ देते। मैं कहता रहा ਉਹ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। 10 ਗ੍ਰਾਮ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਰੀਹੈਬ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਡਿਕਟਡ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਬਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਰੀਹੈਬ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਘਰੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ 2-4 ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ? सर, नीयत का सवाल है, जो भी भगवान जी ने कहा जी। अगर आपकी नीयत नशा ख़त्म करने की है जी तो नशा ख़त्म हो सकता है, और अगर आपकी नीयत नौटंकी करने की है, अगर आप नशा करने वालों के साथ मिले हुए हो जी, तो आप क्या करोगे? एक फ़र्जी FIR कराओगे, दोषियों को मौका दोगे कि जाके एंटिसिपेटरी बेल ले लो, यही सब नौटंकी करोगे? 111 दिन मिले थे इनको, और उसके पहले 4.5 साल मिले कैप्टन साहब को। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं साठ-गांठ है सारों के अंदर। अगर हमारी नीयत साफ़ है, अगर हम करना चाहते हैं,
तो इन्होंने फार्मूला बता दिया कि 2 लेवल पे एक्शन होगा। एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे जो कि बच्चों को रिहैबिलिटेट करेंगे, उनको स्किल देंगे और उनको जॉब्स दिलवाएंगे। दूसरे लेवल पे जो सप्लायर हैं, ढेरों बहुत बड़ा सप्लाई नेटवर्क है, इनकी अगर धरपकड़ शुरू कर दो आप। अगर हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है और ये नशा बेचने वालों से नहीं मिला हुआ तो ये क्या करेगा? ये डीजीपी को बुला के बोलेगा कि 10 दिन के अंदर एक सप्लायर जेल के अंदर होना चाहिए। पुलिस को खुला हाथ दे दो आप, पुलिस सारे नेटवर्क को जानती है, एक पुलिस वाला जानता है, उनको खुला हाथ नहीं देते। जब कोई डीजीपी कहता है कि मैं इसको पकड़ लूं तो उस डीजीपी को बदल देते हैं। अभी हमने तमाशा देखा पंजाब का, 4 डीजीपी बदल दिए। क्यों बदल दिए? क्योंकि किसी को बचाना है, किसी को पकड़ना है। ये नहीं होगा, पंजाब के हक में काम होगा। मतलब एक्चुअल च लक तोड़ रहे हैं। एक्चुअल मैं इसी से जुड़ा एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा। मैं अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में आपके देख रहा था, आप कह रहे थे कि 3 महीने में हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। नशे को लेकर प्लान है जो ये आप कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट कितनी देर में हो सकता है? मुझे क्योंकि लगता पिछली है बार दावा था 4 महीने का, कैप्टन साहब कह रहे थे 4 हफ्ते उन्होंने में। तो 1 महीना कहा था, 4 गुटका हफ्ते। साहब की 4 हफ्ते कहा था। मेरा अपना मानना है 3 से 6 महीने के अंदर, मैं ये भी अगर कहूँ 1 महीने में पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, समय लगेगा। 3 से 6 महीने के अंदर आपको देखने वाले नतीजे मिलने चालू हो जाएंगे, अच्छे नतीजे मिलने चालू हो जाएंगे 3 से 6 महीने के अंदर। और 17 और 22 में आपको नशे की स्थिति कैसी लगती है? वैसी की वैसी है, वैसी है वो तो। बढ़ाई है। नहीं, कोई कैप्टन कम और कांग्रेस दावा करते हैं कि हमने बहुत एक्शन किया, वोट सेंटर्स बना दिए और एसटीएफ बना दी, उसने कार्रवाई की, बहुत सारे कार्रवाई? केसेस हुए, तो बहुत कम हो गया नशा। एक लिफाफा तो 5 साल खोला नहीं। कोर्ट कह रही है हमने कब कहा है ना खोलो, एसटीएफ ने जो लिफाफा बनाया था। और सबसे देखो, पंजाब गुरुआं ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਪੀਕਰਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ नशा छड़ाऊ केंद्र ओनली फॉर गर्ल्स। सर, गर्ल्स के लिए स्कूल होते थे, गर्ल्स के लिए सिलाई सेंटर होते थे। मतलब कितनी शर्म की बात है कि पंजाब में नशा छड़ाऊ केंद्र ओनली फॉर गर्ल्स। मतलब इस लेवल पे इन्होंने नस्ल कुशी कर दी है, जेनोसाइड के केस चलने चाहिए इन पर तो। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਇੱਕ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਇੱਕ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। वो तो कल ईडी ने देख लिया 100 दिन का हिसाब, सारा हिसाब, पूरा हिसाब किताब ईडी ने। मेरे ख्याल से पंजाब को लूटने की जिस स्पीड पे काम किया है, इतनी स्पीड में तो पिछले वालों को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। 111 दिन के अंदर कैश ही कैश, कैश ही कैश, कैश ही कैश, गिननी मुश्किल हो गई वो ईडी वालों को। जैगुआर गाड़ियाँ, 56 करोड़ रुपए की फर्जी एंट्रियाँ, अभी तो गिन रहे हैं सर, अभी गिन रहे हैं और मिलेंगे अभी। 111 दिन के अंदर। और फिर बैठ के मैं कल उनको देख रहा था, मतलब जिस तरह से वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया। मैं मानता हूँ मोदी जी अपने विरोधियों को तंग करते हैं, बदले लेते हैं, मैं मानता हूँ। मेरे ऊपर इतनी रेड कराई, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। घर के वो तो कहते हैं, कह रहे कि मेरे भांजे पे नहीं, मेरे पे रेड हुई थी जी, मेरे घर पे रेड हुई थी, पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी जी, मेरे ऊपर, मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई थी। जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब नहीं था। इधर 11 मैं तो नहीं रोया, मतलब मेरे को तो वो चर्चा नहीं तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। आए। और अभी चर्चा खूब तेज चल रही है कि सतिंदर जैन हमारे जो मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। वो तो तैयार बैठे हैं, आ जाओ कर लो गिरफ्तार। पर ਉਹਨਾਂ ਨੇ चन्नी साहब के घर, इनके रिश्तेदार के घर पे जो 10 करोड़ का कैश मिला, जी, मैं आज चन्नी साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये पैसा किसका है? बताएं वो ये पैसा किसका है? ये पंजाबियों का पैसा है। और लोग बता रहे हैं जी ये तो बिल्कुल ट्रेलर था। पिछले 111 दिन के अंदर जो दुकान खुली हुई थी
कोई कह रहा है जी 1000 करोड़ कमा लिए, कोई कह रहा है 900 करोड़ कमा लिए, मेरे को नहीं पता, जनता कह रही है। तो मैं पंजाब के लोगों से जानना चाहता हूं, एक तरफ रेता चोर मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं मैं आम आदमी हूं, आम आदमी नहीं हूं, बेईमान आदमी हूं। एक तरफ रेता चोर मुख्यमंत्री है और एक तरफ कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री है। जनता को चुनना है, ये मौका मिला है। वाहे गुरु जी ने, गुरु साहब जी ने कितने 66 में वो हुआ था, तब से लेके आज तक इतने सालों के बाद एक इतना सुनहरी मौका दिया है कि एक तरफ चोर हैं, चोरों की पार्टियां हैं, एक तरफ सारे डकैत हैं और एक तरफ कट्टर ईमानदार है। आपको चुनना है। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ मैं ਨਾਲ ਹੋ कद्दी ਰਹੀ ਹੈ शोर ਤਾਂ नहीं ਮਜ਼ੇ ਲੈ मचाया, ਰਹੇ ਹੈ। मैं कद्दी शोर, उन्होंने मैं तो ये अभी गल- आपके चैनल पे कह रहा हूं कि सतिंदर जैन गिरफ्तार होने वाले हैं, ਜੀ ईडी गिरफ्तार करने वाली है अगले कुछ ਕਿਉਂਕਿ दिनों ਉਹਨਾਂ में। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। कहते गुप्त समझौता है आपका गुप्त ना? समझौता है। कभी कभी कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है, कभी इसकी बी टीम है। हम किसी की बी या सी टीम नहीं है। आम आदमी पार्टी 2.25 करोड़ पंजाबियों की ए टीम है। सारा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमें दिल्ली चलाने में कितनी तकलीफें दी है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमसे बदला लेने में। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की रेड हो चुकी, सतिंदर जैन पे इनकम टैक्स की 3 बार रेड हो चुकी, हमारे 21 एमएलए गिरफ्तार कर चुके, सारे छूट छूट के आ गए, कोर्ट से सबको बरी कर दिया। और चन्नी साहब कहते हैं मैं मिला हुआ हूँ बीजेपी के साथ। मैं तो चन्नी साहब से एक ही मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को छोड़ो, केजरीवाल तो ऐसा ही है। चन्नी साहब ये बताओ, ये 10 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 56 करोड़ की एंट्री किसकी है? इसका जवाब दो। ये तो बच गए, नहीं तो 111 दिन में इन्होंने जितनी नौटंकी करी है, आम आदमी आम आदमी आदमी, पता चल गया 10 दिन पहले चुनाव के ये बेईमान आदमी है। लेकिन वो पॉलिटिकल वेंडेटा इसको कहते हैं। आपको लगता है कि बदलाखोरी है इसमें कहीं? मैं तो फिरोजपुर कह का रहा हूं, जिक्र उन्होंने कर दिया कि जाते हुए अधिकारी मैं हमको तो बोल कह के रहा गए। हूं कि मोदी जी अपने विरोधियों को चुन चुन के तंग करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे पे भी रेड करी थी, मेरे घर से कुछ नहीं मिला। इनके घर से जब इतना कैश मिल रहा है तो जनता पूछ रही है यार कुछ तो बख्श वो देते। कहते 111 प्रधानमंत्री दिन में तो तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। चलो बदला ले रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, ये 10 करोड़ रुपए किसके हैं? चन्नी साहब इसका जवाब दो। पंजाब ये जानना चाह रहा है कि ये 10 करोड़ रुपए किसके हैं और कितने हैं, कहां रख रखे हैं, रेता चोरी से कितना कमाया। रंधावा साहब ने इल्जाम लगाया था ना कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लग रहे। बताओ, रंधावा राणा गुरजीत ने उनके अपने मंत्री, उनके अपने एमएलए आरोप लगा रहे थे कि पुलिस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में सीएम ऑफिस में पैसे चल रहे हैं। नकली तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग में इन्होंने 111 दिन में पैसे कमाए, रेता चोरी में पैसे। राघव चड्ढा इनके हल्के में जाके रेता चोरी पकड़ के आया। मतलब भारत के इतिहास में इतनी बेशर्मी पहली बार हुई होगी कि मुख्यमंत्री अगले दिन खड़ा होकर उनको बचा रहा है रेता चोरों को। रेता चोरी में पैसे कमाए इन्होंने, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे कमाए इन्होंने। कितने पैसे कमाए चन्नी साहब, ये जब भारत पंजाब जानना चाहता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि ਉਹਨਾਂ ने ये गल कही कि ਤੁਸੀਂ बीजेपी ਨਾਲ मिले हुए हो गुप्त समझौता? आज उनका सबसे बड़ा कंपटीशन जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है पंजाब में। अगर हम सारे सर्वे में नंबर 1 आ रहे हैं तो वो नंबर 2 आ रहे हैं। तो वो जबरदस्ती कीचड़ फेंक रहे हैं हमारे ऊपर। नहीं, जबरदस्ती कीचड़, वो चिपक नहीं रहा कीचड़। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो क्या चन्नी पर पर्चा होगा? हमें किसी से बदला नहीं लेना। हम नहीं, अगर बदले, इतनी एक मिनट, serious एक मिनट, हम बदले की राजनीति करने नहीं आ रहे। लेकिन जिन जिन लोगों ने पंजाब को लूटा है, मैं पंजाब की जनता से जानना चाहता हूं, उनसे पैसा वापस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कि इसको जेल में डाल देंगे, उसको ये ना, पंजाब को उसका न्याय दिलाएंगे, पिछले 60 साल का न्याय दिलाएंगे। पंजाब का पैसा एक एक नए नए पैसे का हिसाब लेंगे। नहीं, एक मिनट, बराड़ साहब गौरव, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है हमसे कि पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है जी, और पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा मैं उसको सेकेंडरी करता हूँ। पहले मुझे ये बता दीजिए, ये 3 लाख करोड़ कहाँ पे खर्च हुआ, गया कहाँ ये 3 लाख करोड़? ना तो पंजाब में कोई पिछले 15-20 साल से कोई स्कूल बना, ना कोई यूनिवर्सिटी,
ना कोई सड़क बनाई, जितनी सड़कें बनी हैं वो प्राइवेट कंपनियों ने बनाई हैं, ना कोई अस्पताल बना, ना किसी को नौकरी मिली। तो ये 3 लाख करोड़ गया कहाँ? पहले तो ये ढूंढने वाली बात है ना। हाँ, इनके महलों की दीवारें बहुत ऊंची हो गई, इनके 7 स्टार बन गए, इनकी बसों की फ्लीट बढ़ गई हजारों की गिनती में, इनके जो शॉपिंग कम्प्लेक्स बन गए। तो इससे ज़्यादा क्या लापरवाह सरकार हो सकती है कि सर डीजीपी के नकली साइन करके पता नहीं कितनी बदली कर दी। कल दो इंस्पेक्टर पकड़े, मतलब डीजीपी के साइन नकली और पुलिस बदली जा रही है। मतलब इससे ज्यादा सर्कस। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਢਵਾਉਂਗੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤੇ 'ਚ ਖਾ ਲਿਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸਾ? ਲੱਗਣਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੇ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब के एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, लेकिन बदले की भावना से नहीं लेंगे। इसको अंदर करना है, उसको ये करना है, वो नहीं होगा। लेकिन जो पंजाब का इन्होंने पैसा लूटा है वो पैसा इनसे वापस लेके स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, दवा देंगे लोगों को, नशा मुक्त करेंगे, अच्छा शासन देंगे। वो सारा पैसा इन लोगों से वापस लेके, जो अभी भगवंत जी कह रहे थे, जी इनके तो मकानों की दीवारें ऊंची होती गई और लोगों के मकान बिक गए। एक तरफ लोगों के मकान बिक रहे हैं, लोग गिरवी रखते जा रहे हैं, मकान गिरवी रख रख के कनाडा भेज रहे हैं अपने बच्चों को, और दूसरी तरफ ये महल बनाते जा रहे हैं। ये बंद होगा। अब ईमानदार सरकार आएगी, कट्टर ईमानदार सरकार आ गई, पिछला भी हिसाब लेंगे और आगे अच्छा भविष्य बनाएंगे। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखो पंजाब का बजट 1,70,000 करोड़ के लगभग, ਤਕਰੀਬਨ जे ज़्यादा ना करिए ਇਹਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ 20% ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 34,000 ਕਰੋੜ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਕਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਦੋ, ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ, 24,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ 73% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਐਨਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਹਦੇ UN ਦੇ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ 69,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਕਰਤਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, IRS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਵੇਤਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰਬਜੋਤ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ ਮਾਈਕ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ PN ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ ਸਰ,
10ਵੀਂ ਪਾਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ। MBA PhD ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਉਹ 4-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਊਗਾ, ਕਿਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, BJP ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 19,000 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ 13,000 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कोई डिफरेंस है सर? जी, दिल्ली में 2000 स्कूल हैं। हाँ जी। जिसको 2000 स्कूल ठीक करने आते हैं वो 19,000 भी कर देगा। तुम लोगों से तो 5 स्कूल भी ठीक नहीं हुए 70 साल में। आज भी आप देख लो जी, जब मैं और भगवंत मान जी घूमते हैं पूरे पंजाब में, हम क्या कहते हैं, हमें वोट दो, हम स्कूल ठीक करेंगे। जी, जैसे दिल्ली में स्कूल ठीक करे ऐसे यहाँ भी स्कूल ठीक करेंगे। कांग्रेस कहती है कि हमें वोट दो, हम स्कूल ठीक करेंगे, नहीं कहती। बादल साहब कहते हैं कि हमें वोट दो, स्कूल ठीक करेंगे, नहीं कहते। जब उन्होंने इतने सालों में ठीक नहीं करे, 19 साल तक बादल परिवार की सरकार थी, 26 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 5 स्कूल ठीक नहीं करे 19 साल में बादलों ने। 26 साल में कांग्रेस ने 5 स्कूल ठीक नहीं करे, हमने तो 5 साल में 2000 स्कूल ठीक कर दिए। तो पंजाब में 5 साल में 19,000 स्कूल भी ठीक कर देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एक आदमी आया अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास, SC भाईचारे का था जी, तो मैंने उनसे पूछा कि किसको वोट दोगे? बोले जी आपको। मैंने कहा क्यों? जी, चन्नी साहब तो कहते हैं कि मैं भी SC भाईचारे का हूँ, सारे SC भाईचारे वाले मेरे को वोट दो। जी, कहते हैं साहब आपने स्कूल जिस तरह से ठीक कर दिए ना, अगर हमारे पंजाब के स्कूल अच्छे हो गए तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। और स्कूल केवल आपको ही ठीक करने आते हैं, इनको ठीक करने नहीं आते। तो मैं वोट तो आपको ही दूंगा। और कहता है हमारे इलाके में सारे SC भाईचारे के लोग आप ही को वोट दे रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। आप पंजाब का भविष्य बनाओगे। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, SC ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ, ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ? मैं 2022 सबको कहना चाहता हूँ, जी, ये पार्टियां आपको बांटती हैं। एक पार्टी कहती है कि फलाना फलाना सिख हमारा जी, वोट बैंक, दूसरी पार्टी कहती है हिंदू हमारा वोट बैंक, तीसरी पार्टी कहती है SC हमारा वोट बैंक। हमारा 3 करोड़ पंजाबी हमारा वोट बैंक है। हिंदू भी हमारा वोट बैंक है, SC भी हमारा वोट बैंक है, पंजाबी भी हमारा वोट बैंक है। हम स्कूल ठीक करेंगे, उसमें हिंदुओं के बच्चे भी जाएंगे, उसमें सिखों के बच्चे भी जाएंगे, उसमें SC के बच्चे भी जाएंगे, उसमें गरीब के बच्चे भी जाएंगे, उसमें अमीर के बच्चे भी जाएंगे, उसमें इस जाति के बच्चे भी जाएंगे, उस जाति के बच्चे भी जाएंगे, क्रिश्चियन भी जाएंगे, जैन भी जाएंगे। हर धर्म के बच्चों के लिए काम करेंगे हम, पंजाब के भविष्य के लिए काम करेंगे हम लोग। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ। सर मेरा सवाल ये है कि मैं एक मुख्यमंत्री के हलके से हूँ, एक छोटे से गांव से हूँ। हमारे गांव में ना एक अस्पताल नहीं है। चमकौर साहब से? हाँ जी, हाँ जी, गांव से हूँ। हमारे अस्पताल तो है पर लेकिन उसमें सुविधा कोई नहीं है। तो अगर कोई बीमार हो जाए, बुजुर्ग बीमार हो जाए या कोई महिला प्रेग्नेंट हो, उसको लेकर जाना हो और शहर में जाना पड़ता है, गांव में कोई है नहीं, उसका सुविधा केंद्र नहीं है, अच्छे से नहीं है। अगर है तो उसमें कोई दवाई नहीं मिलती। तो आप आम आदमी पार्टी उसके लिए क्या सुविधा लेकर आ सकती है? चमकौर साहब से चन्नी साहब 2007 से MLA हैं। थैंक यू। 2007 से 15 साल हो गए। 15 साल में जो शख्स एक हल्का ठीक नहीं कर सका 15 साल में, वो पंजाब कैसे ठीक करेगा? एक गांव के, मैं तो नहीं बोला, ये तो खुद ही बोल रही हैं कि उस गांव, उस पिंड के अंदर एक दवाखाना नहीं है, एक अस्पताल नहीं है, एक डिस्पेंसरी नहीं है।
तो बहन जी आप दिल्ली गए हो कभी? ਮਾਈਕ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ। हाँ सर, दिल्ली तो गए हैं पर अस्पताल नहीं देखे मैंने कभी। वो वाले अभी यूट्यूब मोहल्ला- पर मैंने देखा है, सभी कुछ देखा है। मोहल्ला क्लिनिक खोले हमने वहाँ पे। हाँ जी सर। मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है कि 2-3 कमरे का एक छोटा सा अस्पताल होता है, उसमें डॉक्टर बैठते हैं, सारी दवाइयाँ मुफ्त होती हैं, डॉक्टर मुफ्त होता है। तो जितनी भी छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, सर्दी जुकाम बुखार ये वो जितनी भी बीमारियाँ हैं, हाँ जी। उनका सारा इलाज मोहल्ला क्लिनिक में होता है। तो एक तो हम पंजाब में पिंड क्लिनिक खोलेंगे, वैसे जैसे वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ पे हर पिंड में एक एक क्लिनिक खोलेंगे और हर वार्ड में एक एक क्लिनिक शहर में। तो 16,000 यस सर। मोहल्ला क्लिनिक और पिंड क्लिनिक खोलेंगे। दूसरा उसके ऊपर फिर एक पॉलीक्लिनिक होता है दिल्ली में, अभी हमने बनाए हैं, उसमें 8 किस्म के डॉक्टर बैठते हैं। गायनी का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, अलग अलग किस्म के 8 किस्म के डॉक्टर होते हैं। वो खोलेंगे हम लोग ब्लॉक लेवल पे, और उसके बाद बड़े बड़े अस्पताल होंगे, उनको ठीक करेंगे। तो दिल्ली में ये सब छोड़ो, कितने क्लिनिक खोलेंगे उससे आपको क्या लेना देना। हाँ जी सर। एक गारंटी दे रहे हैं हम लोग। यस सर। अभी तक तो मैं कहता था केजरीवाल की गारंटी, अब केजरीवाल और भगवंत मान की गारंटी दे रहे हैं। तो दिल्ली में हमने 2 करोड़ दिल्ली वालों को गारंटी दी है कि अगर आपके घर में कोई बीमार हुआ, उसका सारा इलाज, अच्छा इलाज हाँ जी मुफ्त देगी सरकार। जी सर, थैंक यू। वो 3 करोड़ पंजाबियों को भी आज हम गारंटी दे रहे हैं। सरकार बनेगी, समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आज बनेगी और कल हो जाएगा, 2 साल 3 साल, लेकिन अगले चुनाव के पहले पहले आपको पंजाब के अंदर इतनी शानदार अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक और इसकी व्यवस्था मिलेगी। और अगर हम ना करें तो अगली बार वोट मत देना हमको। थैंक यू सर। सही कहा मैंने ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, मान साहब। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? तो हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे करे, जी कर सकते हैं यहाँ पे। दिल्ली में अस्पताल अच्छे करे, जी कर सकते हैं यहाँ पे। दिल्ली में बिजली अच्छी करी, 24 घंटे यहाँ भी कर सकते हैं। जी दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, यहाँ भी कर सकते हैं। तो दिल्ली में बहुत सारे काम करे, वो यहाँ कर सकते हैं। अब कई सारे काम पंजाब में पहली बार करेंगे, वो फिर दिल्ली लेके जाएंगे। क्योंकि बराड़ रिवर्स हो साहब, गए। जी भाई गौरव जी, जी जी आज एक चीज बस मैं कहना आज दिल्ली मॉडल पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है। जी कल भगवंत मान एक पंजाब मॉडल बनाएगा जिसकी पूरी दुनिया के अंदर चर्चा होगी। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਐਲਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਸੀਮਿਤ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਡੀਡੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਮਸੀਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਲਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਗ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਛਿੰਝਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਗਿੱਧਿਆਂ ਭੰਗੜਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਸਮੁਖ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ, ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त बेअदबी के मामलों का बहुत ज़्यादा जिक्र था जी पर गाड़ी के अंदर जो हुआ था और कैप्टन साहब ने, कांग्रेस वालों ने गुटखे की सौं खाई थी जी। गुटका साहब जी की कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर दोषियों को सज़ा देंगे। 5 साल हो गए इन्होंने सज़ा नहीं दी। अगर उस वक्त इन्होंने उनको सख्त सज़ा दे दी होती, जी क्यों नहीं दे रहे सज़ा? क्योंकि जो मास्टरमाइंड हैं उस पूरे इंसिडेंट के वो बहुत बड़े पॉलिटिकल लोग हैं और वो मिले हुए हैं सारे, ऊपर कांग्रेस और ये सारे मिले हुए हैं, ये सज़ा देना नहीं चाहते। इसीलिए ये वारदातें बढ़ रही हैं। अभी चन्नी साहब के दौरान तो कई इस किस्म की वारदातें सुनने हैं, दरबार साहब जी के अंदर हुआ और भी इधर उधर सुनने को लगा। जी लुधियाना के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जी और रोज़ सुनते हैं कहीं पे टिफ़िन बॉम्ब मिल गया, कहीं पे ये मिल गया, कहीं पे असला मिल गया। तो एक